Good morning. Today we are going to start our new chapter, that is probability. क्लास 11th में आपने probability पढ़ा था, क्लास 10th में आपने probability पढ़ा था, पर क्लास 12th का जो probability that is totally different. वहाँ पे केवल आपने फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था, that is chances of occurrence of event A divided by total number of events, या फिर उसको sample space भी आपने नाम दिया था. पर 12th क्लास में जो probability है that is totally different. यहाँ पे हम probability के अंदर जो जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहला चीज़ तो ये होगा कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहला काम तो बेसिक ही स्टार्ट करेंगे, पूरा 10th और 11th का भी कवर करेंगे ताकि सारी चीज़ें हमें आ जाए, क्योंकि वो बेसिक ब्लॉक है आपका. और उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें तो उसके बाद आपके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगा. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद बेस थ्योरम के बाद टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हम प्रोबेबिलिटी में इंक्लूड करेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से. तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई is called chances of occurrence of event E is called probability. मतलब chances of occurrence of event E is called probability of event E, and it is denoted by PE. PE से डिनोट करेंगे. इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E. और इसमें अगर हम बात करना चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? 0 से लेके 1 तक. या फिर मैं बोलना चाहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E विल बिलोंग हम 0 से लेके 1. यानी प्रोबेबिलिटी पे अगर इक्वालिटी लगा रखी है मैंने 0 पे, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर भी हो सकती है और प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम किसके बराबर हो सकती है? 1 के बराबर हो सकती है. तो जैसे कि मैंने आपको लिखा, मान लीजिए ऐसे लिखा श्योर इवेंट. श्योर इवेंट का मतलब क्या हुआ? वो इवेंट जो 100% होगी ही होगी. और इस केस में क्या हो जाएगा? इन दिस केस प्रोबेबिलिटी is equal to 1. इस केस में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर हो जाएगी. फिर जैसे दूसरी इवेंट लिखा अपन ने, इम्पॉसिबल इवेंट. इस केस में क्या होगा? इन दिस केस प्रोबेबिलिटी is इक्वल टू 0. ठीक है. इम्पॉसिबल इवेंट है, मतलब जो इवेंट हो ही नहीं सकती, उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 के बराबर होगी. ठीक है. अगला है नेक्स्ट डेफिनेशन इज सैंपल स्पेस. क्या होता है? कलेक्शन ऑफ all sample points, या फिर हम इसको लिख सकते हैं और set of all elements, या set of all sample points लिखना ज़्यादा ठीक रहेगा. सेट ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट्स. ठीक है. नेक्स्ट की अगर बात करें तो अगली डेफिनेशन जो है वो है सिंपल इवेंट. तो सिंपल इवेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हाट इज डेफिनेशन? इवेंट हैविंग वन सैंपल पॉइंट. इवेंट having only
1 sample point. Event having only one sample point. Next is compound event. Compound event क्या हो जाएगी? Event having more than one sample point. Event having more than one sample point. जैसे कि हम सैंपल पॉइंट की अगर बात करें, जैसे डाइस को उछाला, डाइस को टॉस किया, तो डाइस को टॉस करने के कितने केसेस आएंगे? टोटल 6 केसेस आएंगे. 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है. अगर मैंने बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, तो वो नंबर क्या क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 3 और 6. अब 3 और 6 जो है वो किसके पॉइंट है? वो सैंपल पॉइंट है. कौन से सैंपल पॉइंट है? जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट. इवेंट में जो इवेंट हमने डिफाइन किए कि द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, तो देयर आर 2 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3, दैट इज 3 एंड 6. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास 2 हो जाएंगे, और यानी सैंपल पॉइंट हमारे पास कितने हो जाएंगे? 2. और सैंपल स्पेस की अगर बात करें, जो कि हमने नहीं लिखा है अभी, सैंपल स्पेस लिख दिया? यस, हाँ लिख दिया. सैंपल स्पेस का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट्स. कितने सैंपल पॉइंट्स आ रहे थे? टोटल 6 सैंपल पॉइंट्स आ सकते थे. 1 2 3 4 5 6, बट जो रिक्वायर्ड थे अकॉर्डिंग टू इवेंट वो कौन कौन से थे? 3 और 6. ठीक है. नेक्स्ट सिंपल इवेंट हो गया, कंपाउंड इवेंट हो गया. नेक्स्ट इज सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स. सेट ऑफ exhaustive events. Set of exhaustive events की definition लिखेंगे. If all the events sorry if all the possible outcomes are covered by a set of events are covered by a set of events, then this set is called set of exhaustive event. Then this set is called set of exhaustive events. एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं. If a die is thrown, तो हमें एक चीज पता है, इस केस में सैंपल स्पेस जो आएगा उसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 केसेस आएंगे. अब इवेंट्स को डिफाइन करते हैं. इवेंट जो है वो क्या है? नंबर इज ऑड, E2 इज नंबर इज इवन. नंबर मतलब डाइस के ऊपर जो नंबर आया वो इवन है या फिर ऑड है. E3 नंबर इज प्राइम नंबर. इवेंट 4 नंबर should be divisible by 3. अगर यहाँ पे हम इवेंट्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लिखना चाहें तो इवन क्या है हमारे पास? नंबर इज ऑड. तो इवन अगर है, नंबर इज ऑड, तो हम जानते हैं अगर हम डाइस को टॉस कर रहे हैं तो डाइस को टॉस करने में टोटल मिला के हमारे पास 6 एलिमेंट्स आते हैं. तो नंबर अगर ऑड मिलेगा तो यू विल बी गेटिंग 1, 3, 5. नंबर इवन मिलेगा तो यू विल बी गेटिंग 2, 4, 6.
number is prime number, then you will be getting 2, सबसे छोटा prime number 2, 3, 5, and number is divisible by 3. So here you are getting 3 and 6. Now I want to talk about set of exhaustive events. तो set of exhaustive event का मतलब क्या होगा कि if all the possible outcomes, सबसे पहली बात तो अगर इस एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं तो सारे पॉसिबल आउटकम की अगर बात की जाए तो सारे पॉसिबल आउटकम्स कौन से होंगे? दिस वन, 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, these are all the possible outcomes. If all the possible outcomes are covered by a set of event, कुछ particular set of events अगर सारे possible outcomes को cover कर ले तो वो then this set is called set of exhaustive events. ठीक है, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे E1 एंड E2, E2 एंड E3, E3 एंड E4, और लास्ट में E4 एंड E1. ये 4 इवेंट्स की बात कर रहे हैं. तो अगर E1 और E2 मिलके अगर पूरा पॉसिबल आउटकम्स को कवर कर देगी तो E1 और E2 क्या कहलाएगी? सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स. तो E1 और E2 को ध्यान से देखिए. अगर मैं E1 और E2 को देखूं तो E1 में हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे 1 3 5, E2 में आ रहे 2 4 6, और अगर E1 और E2 कवर्ड बाय सेट ऑफ इवेंट्स, ये दोनों सेट ऑफ इवेंट्स E1 और E2 और ये दोनों मिला के पॉसिबल आउटकम्स को कवर कर रही है, इसका मतलब ये क्या होगा? दिस विल बी सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स. ठीक है, तो E1 एंड E2 मिला के क्या हो जाएगा? सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स. एक 1 3 5 आ गया और एक 2 4 6 आ गया. बात करते हैं E2 और E3 की. तो E2 और E3 की बात करेंगे तो E2 में क्या आ रहा है? 2 4 6. E3 में कितना आ रहा है? 2 3 5. तो 2 4 6 और 2 3 5, तो यहाँ पे दोनों मिलके 2 तो आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 2 3 4 5 6 सब आ जाएगा, बट 1 नहीं आ पाएगा. इसका मतलब ये सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं है. E2 एंड E3 बात समझ में आ गई. E3 एंड E4 की बात करते हैं तो E3 में आपके पास 2 3 5 आ रहा है और E4 में आ रहा है 3 और 6. तो यू विल बी गेटिंग कंबाइनिंग 2 3 4 नहीं आ रहा, 5 और 6. इसका मतलब ये नहीं हो सकता. तो दिस इज नॉट सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स. फिर E4 एंड E1 की बात कर लेते हैं. तो E4 और E1 में क्या सेम है? 1 3 5, यहाँ पे भी 4 नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, तो ये भी सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं होगा. बात समझ में आ गई. दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट. दैट्स इट. अगला टॉपिक है, राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक. Next topic is disjoint events. Disjoint events or mutually exclusive events. Disjoint events और mutually exclusive events. इसमें लिखेंगे two events are said to be mutually exclusive events if occurrence of one rules out chance of occurrence of other. Chance of occurrence of other rules out chance of occurrence of other. ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ?
आप एक से ज़्यादा सेट लेंगे, 2 इवेंट्स, 2 इवेंट्स कोई सी भी ऐसी लेंगे या 2 से ज़्यादा, said to be mutually exclusive events if occurrence of one rules out chances of occurrence of other। यानी ये हमने सेट्स में ही पढ़ा था कि डिसजॉइंट सेट्स का इवेंट्स का मतलब क्या होता है या डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है। अगर हमारे पास 2 सेट है ए और बी और हमें बोला है कि दोनों के दोनों ए और बी दोनों ही डिसजॉइंट सेट्स है, इसका मतलब ये होगा कि दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी बोलेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट ऐसी जिनके इंटरसेक्शंस क्या आ जाए, 5 आ जाए, और दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर से एग्जांपल लेते हैं, E1 क्या हो गई, E1 ये हो गई कि आउटकम इज E1, पहला इवेंट डिफाइन कर दिया। दूसरा इवेंट क्या हो जाएगा, E2 क्या हो गया कि आउटकम इज ऑड। सेम एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, आउटकम इज प्राइम, और E4 क्या हो जाएगा, आउटकम इज डिविजिबल बाय 3। यही सारी बातें। E1 तो हो जाएगा आउटकम इज E1, E2 हो जाएगा आउटकम इज ऑड, आउटकम इज प्राइम एंड आउटकम इज डिविजिबल बाय 3। तो वही सारी बातें यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, इट इज 2, 4, 6, इट विल बी 1, 3, 5, it will be 2, 3, 5 and divisible by 3 it will be 3, 6। अब मैं E1 E2 की बात करूं, E1 and E2 की, E2 and E3, E3 and E4 और E1 and E4, इन चारों इवेंट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं E1 E2 की बात करूं तो E1 E2 क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो ये सही जवाब है, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। E1 में 2, 4, 6 आ रहा है और E2 में 1, 3, 5 आ रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 5, कुछ भी नहीं आ रहा। E2 और E3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो E2 और E3 में यहाँ 1, 3, 5 आ रहा है, यहाँ 2, 3, 5 आ रहा है, तो ये नहीं है। E3 और E4 की बात करें तो E3 E4 में क्या सेम आ रहा है, 3 सेम आ गया, तो ये भी नहीं है। और E1 और E4 की बात करें तो E1 में 2, 4, 6 आ रहा है और E4 में 3, 6 आ रहा है, तो 6 कॉमन आ गया, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पे केवल E1 और E2 जो है वो क्या है, सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। समझ में आ गई बात, ठीक है, नोट इट डाउन। Next is classical definition of probability। Classical definition of probability, इसमें लिखेंगे let a sample space contain, let a sample space contain m plus n equally likely outcomes। Let a sample space contains m plus n equally likely outcomes, out of which m favors occurrence of an event E, then probability of occurrence of event
E is given by probability of occurrence of E, that will be equal to m divided by m plus n. तो दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स है m प्लस n. इक्वली लाइकली का मतलब सारे आउटकम सेम है. जैसे डाइस स्पेस है, अपन ने 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 डाइस को अपन टॉस करेंगे तो 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है. तो ये 1 का आना, 2 का आना, 3 का आना, 4 का आना, 5 का आना और 6 का आना, ये सारे के सारे क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं. Out of which m favors occurrence of an event A, then probability of occurrence of event E is given by P, that is equal to m upon m plus 1. या फिर दूसरी भाषा में बोला जाए तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, probability of E that will be equal to number of favorable outcomes, number of favorable outcomes upon total number of, ये तो हम पढ़ते ही हैं 10th क्लास में, 11th क्लास में पढ़ी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन. ठीक है. नाउ next is note number 1. Note number 1 is to apply above formula, all the outcomes should be equally likely. टू अप्लाई अबव फार्मूला. अबव फार्मूला मतलब ये वाला फार्मूला लगाने के लिए सारे के सारे आउटकम्स जो होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वली लाइकली. नोट नंबर 2, इन अबव केस odds in favor, या भी अबाउ केस ना करें, odds in favor of event E according to the formula will be, odds and favors of event E तो will be m is to n. odds in favor of event E according to the formula will be m is to n. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, favorable is to unfavorable. ये याद रखेंगे. odds in favor का मतलब ये हो गया favorable इज टू अनफेवरेबल. जैसे यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में बात करें, ये जो डेफिनेशन लिखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई दैट विल बी इक्वल टू m अपॉन m प्लस n, है ना. m अपॉन क्या है, m प्लस n. तो ये m अपॉन m प्लस n जो आ रहा है यहाँ पे, m जो है वो तो इस प्रोबेबिलिटी के फेवर में, मतलब ये नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है और टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या आ रहे हैं, m प्लस n आ रहे हैं. तो टोटल केसेस जो m प्लस n आ रहे हैं इसमें से फेवरेबल तो m थे और बचे हुए क्या है, अनफेवरेबल है. तो बचे हुए केसेस जो अनफेवरेबल है वो कितने बचेंगे, n बचेंगे यहाँ पे. तो यही
लिखा है यहाँ पे कि odds in favors of event E according to the formula will be m/n, यानी favorable is to unfavorable. समझ में आ गई बात? नोट नंबर 3, odds in against of event E वो क्या हो जाएगा? odds in against of event E वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा n/m. That means to say favorable is to unfavorable. Favorable is to unfavorable. बात समझ में आ गई? odds in against of event E वो हो जाएगा n/m. कहने का मतलब favorable is to unfavorable. और यहाँ पे क्या था? सेम ही लिख दिया शायद वापस, सॉरी. यहाँ पे अनफेवरेबल आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? फेवरेबल. तो ये तो फेवरेबल होगा और ये क्या होगा? अनफेवरेबल. तो अनफेवरेबल इज टू फेवरेबल. दैट इज ऑड्स इन अगेंस्ट. जैसे क्वेश्चन लिखे, राइट डाउन प्रॉब्लम. लेट्स ऑड्स अगेंस्ट इंडिया winning, odds against India winning a match with Australia, a match with Australia are 3:5. Then find probability of probability of India winning the match. ठीक है. Let odds against India winning a match with Australia are 3:5. तो ये 3:5 जो है ना, ये odds in against है. इसका मतलब ये अनफेवरेबल इज टू क्या है? फेवरेबल है. अनफेवरेबल इज टू फेवरेबल. ऑड्स इन अगेंस्ट इसलिए अनफेवरेबल इज टू फेवरेबल होगा. तो यहाँ पे क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग द मैच. तो विनिंग द मैच की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो सबसे पहले नीचे तो क्या आएगा? 8 और ऊपर क्या आएगा? फेवरेबल वाले केसेस. तो फेवरेबल वाले केसेस कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 5. और अगर ये पूछा था फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया लूजिंग द मैच, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो हो जाती है वो 3/8 हो जाती है. तो 3:5 जो है वो इंडिया के ऑड अगेंस्ट केसेस थे जिसमें इंडिया जीते. तो 3:5 जो है वो अनफेवरेबल है. और मतलब 3:5 जो है, 3 वाले जो केसेस अनफेवरेबल है और 5 वाले जो है वो फेवरेबल है. तो हमें इंडिया के विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी. तो दैट विल बी फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो क्या हो जाएंगे? m+n. तो दैट इज 8. तो 5/8 हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स. Question number 1 is a single letter is selected at random. A single letter is selected at random from the word probability, the probability that the selected letter
selected letter is vowel. अब यहां पे देखें तो प्रोबेबिलिटी शब्द में P एक बार आ रहा है, R O B, A B फिर से एक बार आ गया, I L I फिर से आ गया, T और Y. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6. तो ये प्रोबेबिलिटी की स्पेलिंग को हमने इस तरह से लिख दिया. अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट द सिलेक्टेड लेटर इज वॉवल. अब सबसे ज्यादा बच्चा क्या कंफ्यूज होता है, भाई टोटल नंबर ऑफ केसेस तो कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने हैं, 11 तरीके. 11 तरीके से आप कोई सा भी लेटर यहाँ से चूज कर सकते हैं. टोटल मिला के 11 लेटर आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी की स्पेलिंग में. अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ से स्टार्ट होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस में. अगर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो वोवल्स की बात करेंगे तो आपको कितने वोवल्स दिखाई देंगे, 1 2 3 और 4, टोटल 4 वोवल्स हैं. पर यहाँ पे क्या होगा, बच्चे के दिमाग में ये चलेगा कि यहाँ पे 2 वोवल्स तो क्या आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं. कौन से, आई और आई. और बाकी बचे हुए शब्दों में भी ये जो 11 अल्फाबेट्स थे इसमें भी बी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और आई भी कितनी आ रहा है, 2 बार. अगर प्रोबेबिलिटी का सवाल हमें करना है तो एक बात ध्यान रखें कि हम सारे ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट मान के करें तो आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. तो आप सारे केसेस को डिफरेंट मान लें तो टोटल मिला के यू आर हैविंग 11 अल्फाबेट्स एंड देयर आर 4 वोवल्स एंड ऑल आर डिफरेंट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ लेटर एंड वी विल बी गेटिंग अ वोवल, तो दैट विल बी 4/11, क्योंकि यहाँ पे टोटल मिला के 4 ही वोवल्स अपने पास. तो प्रोबेबिलिटी में से एक लेटर चूज करने के लिए और वो लेटर वोवल आए तो उसके तरीके कितने हो जाएंगे, चांसेस 4/11. आई डोंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ बुक कंटेनिंग from a book containing 100 page one page is selected, page is selected at random, the probability that the sum of the digits of the page number of selected page is 11 is. So this is your problem. Sorry. From a book containing 100 page, one page is selected at random. The probability that the sum of the digits of the page number of selected page is 11. From a book containing 100 page, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 1 से लेके 100 तक ही है. तो 11 सम होने की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 11 सम होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है 92 हो जाए, 29 हो जाए, 38 हो जाए, 83 हो जाए, 47 हो जाए, 74 हो जाए और 56 हो जाए या फिर 65 आ जाए. इन सारे केसेस में आप देख सकते हैं कि सम जो है वो 11 के बराबर आएगा. पहला पेज नंबर तो क्या हो जाए 92 हो जाए, दूसरा कितना हो जाए 29 हो जाए, 29 में भी 11, 38, 11, 83 में भी 11, 47. ये सारे केसेस और इनके अलावा आप कोई सा भी केस लेंगे पेज नंबर 1 से लेके 100 तक तो कोई भी ऐसा नहीं आएगा जिनका सम करने से आपको क्या मिल जाए, सम 11 मिल जाए. तो हेंस टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस. वी आर सेलेक्टिंग फ्रॉम 100 नंबर ऑफ केसेस, तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 1/25.
सॉरी इट विल बी 2/25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ बॉक्स कंटेन a box contain 10 red balls and 15 green balls. 10 red balls and 15 green balls. If two balls are drawn in succession, if two balls are drawn in सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब एक के बाद एक, देन द प्रोबेबिलिटी डेट, देन द प्रोबेबिलिटी डेट, देन द प्रोबेबिलिटी डेट वन इज रेड एंड अदर इज ग्रीन, वन इज रेड एंड अदर इज ग्रीन। ठीक है, ये सवाल हो गया। अ बॉक्स कंटेन 10 रेड बॉल्स एंड 15 ग्रीन बॉल्स। एक बॉक्स के अंदर 10 तो रेड बॉल्स है और 15 क्या है, ग्रीन बॉल्स है। इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन, अब बॉल्स को यहाँ पे एक साथ नहीं उठाया गया है, एक के बाद एक उठाया गया, सक्सेशन लिखा हुआ है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज रेड एंड अदर इज ग्रीन, तो उस केस की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें एक रेड आ जाए और एक ग्रीन आ जाए। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ केसेस, अगर टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात की जाए तो कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे आपके पास, पहले बॉल निकाली तो तरीके कितने थे 25, मतलब पहले बॉक्स में सिर्फ 25 बॉल्स थी, उसमें से एक बॉल निकालें तो वो एक बॉल कितने तरीके से निकल सकती है 25 से, और सक्सेशन में अब अगली बॉल कितने तरीके से निकल सकती है 24, क्योंकि अब 24 बॉल्स ही बची। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आपके पास हो जाएंगे 25 इंटू 24 एंड नेक्स्ट विल बी फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। अब फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस में क्या हो जाएगा, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस में पहले आपने रेड बॉल निकाली, तो रेड बॉल निकालने के तरीके कितने हो जाएंगे 10, और फिर आपने ग्रीन बॉल निकाली, ग्रीन बॉल निकालने के तरीके कितने हो जाएंगे 15। तो ये तो रेड बॉल निकालने का तरीका और ये ग्रीन बॉल निकालने का तरीका प्लस, तो पहले रेड बॉल आया था और दूसरे ड्रॉ में ग्रीन बॉल आया था, तो उल्टा भी हो सकता है कि पहले ग्रीन बॉल आ जाए और बाद में क्या आ जाए रेड। तो ये दोनों ही केसेस क्या है पॉसिबल, एंड दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 10 इंटू 15। तो यहां से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 15, और ये हो जाएगा 25 इंटू 24, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये विल बी गेटिंग 2, 5, दिस विल बी 3, दिस विल बी 8, दिस विल बी 4, हाफ आ जाएगा, एंड दैट विल बी हाफ, द प्रोबेबिलिटी विल बी हाफ। ठीक है, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार्ड इज ड्रॉन a card is drawn at random from a pack of cards. What is the probability? What is the probability that a drawn card is that the drawn card is neither a hard
nor a king. ठीक है, सवाल को पढ़ लें अच्छे से. A card is drawn at random from a pack of cards. What is the probability that the drawn card is neither a heart nor a king? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, और 52 कार्ड्स में से हमें पत्ते सेलेक्ट कर रहे हैं. जैसे 52 कार्ड्स हैं, तो 52 कार्ड्स में से हर्ट भी नहीं आना चाहिए, तो 13 पत्ते गए, तो 13 तो हर्ट के पत्ते हो गए, और इन 13 पत्तों में एक किंग भी आ गया. तो अभी यहाँ पे कितने टोटल मिला के 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक और 4 एस और हर्ट, क्लब, डायमंड. इन सब में भी क्या होता है कि किंग होता है. हर्ट के जैसी बात करें तो 13 हर्ट के कार्ड है, तो इसमें एक एस होगा, एक जैक होगा और एक किंग होगा और एक क्वीन होगा. तो एक किंग इसके अंदर इंक्लूडेड हो गया, पर उसने बोला था ना तो हार्ट आना चाहिए और ना ही किंग आना चाहिए. तो 13 पत्ते जो हार्ट के थे वो तो अपन ने हटा दिए. अब टोटल मिला के अगर बात करना चाहें तो किंग भी हटाएं तो कितने किंग होंगे? 3 किंग होंगे. तो 3 किंग भी से इसमें से हटा देंगे, तो वो 3 किंग हमने यहाँ से हटा दिया. ये 13 में एक किंग ऑलरेडी इंक्लूडेड हो रहा है ना. 13 में से एक किंग ऑलरेडी इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि हार्ट, क्लब, डायमंड इन सब में भी क्या होता है कि किंग होते हैं. और 3 किंग अपन ने हटा दिए जो बचे हुए थे, डायमंड, स्पेड और हार्ट में उसमें. तो यहाँ पे क्या हुआ कि टोटल मिला के कितने पत्ते माइनस हो गए. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस की अगर बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो 52 रहेंगे, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपके पास कितने हैं? 52. अब उस केस की प्रोबेबिलिटी बनानी है जब हार्ट भी नहीं आए और किंग भी नहीं आए. तो टोटल हार्ट कितने हो गए? 13 और 3 किंग. तो टोटल पत्ते कितने बचे, टोटल कार्ड्स कितने बचे? तो 52 में से 13 तो ये हो गया और 3 किंग हो गए, तो 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 52 माइनस 16 एंड दैट विल बी इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 52 एंड दैट विल बी इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 26, दैट विल बी इक्वल टू 9 बाय 13. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 9 बाय 13, 36 बाय 52. ठीक है, बात समझ में आ गई? नोट इट डाउन. Write down next question. Next question is, an unbiased die with face marked with faces marked 1 2 3 4 5 6 is rolled 4 times, is rolled 4 times, is rolled 4 times. Out of 4 face value, out of 4 face values, out of 4 face values obtained the probability that the minimum face value
face value, the minimum face value is not less than 2, is not less than 2, and the maximum face value and the maximum face value is not greater than 5, is not greater than 5 is. An unbiased dice with faces marked 1 2 3 4 5 6 is rolled 4 times. Dice को 4 बार उछाला गया. Out of 4 face values obtained, the probability that minimum face value is not less than 2 and the maximum face value is not greater than 5, ये आपको बताना है. तो 5 से बड़ी नहीं आना चाहिए पर 5 के बराबर तो आ सकता है. 2 से छोटा नहीं आना चाहिए पर 2 के बराबर तो आ सकता है. तो टोटल मिला के फेस वैल्यू क्या क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5. ये चारों केसेस क्या हैं? फेवरेबल केसेस हैं. सोच के देखिए, इसमें लिखा हुआ है द मिनिमम फेस वैल्यू इज नॉट लेस देन 2. 2 से छोटी फेस वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब 2 इंक्लूड रहेगा. एंड द मैक्सिमम फेस वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन 5, इसका मतलब 5 भी क्या रहेगा? इंक्लूड. 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए पर 5 के बराबर तो हो सकती है. अब यहाँ पे डाइस को रोल किया है तो कितने डाइस है टोटल मिला के? 4. तो ये रोल 1 हो गया, यहाँ पे रोल 2 हो गया, तीसरी बार रोल किया और फिर चौथी बार रोल किया. अनबाई डाइस को 4 बार उछाला गया, रोल 1, रोल 2, रोल 3 और रोल 4. तो पहले रोल की अगर बात की जाए तो पहले रोल में क्या क्या आ सकता है? तो पहले रोल में 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है. इसमें भी 2 3 4 5 चारों आ सकते हैं, इसमें भी 2 3 4 5 सारे आ सकते हैं और इसमें भी 2 3 4 5 सारे आ सकते हैं. यानी रोल 1 में अगर मैं बात करना चाहूं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हमें कितने मिल सकते हैं? टोटल 4 केसेस आ सकते हैं. यहाँ भी 4 केसेस आ सकते हैं, यहाँ भी 4 केसेस आ सकते हैं और यहाँ पे 4 केसेस आ सकते हैं. तो टोटल मिला के क्या होगा? 4 इंटू 4 इंटू 4 एंड 4, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस. तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस. तो यहाँ पे लिख देते हैं फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस. तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? दैट विल बी 4 की पावर 4. अब आती है टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे? डाइस को 4 बार रोल किया, अगर डाइस को 4 बार रोल किया जाए तो पहले अगर 2 बार रोल करते तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनते हैं? 36 बनते हैं. और 4 बार रोल करेंगे तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 6 की पावर 4. यानी पहले रोल में भी 6 आउटकम, दूसरे में भी 6, तीसरे में भी 6, चौथे में भी 6. तो दैट विल बी इक्वल टू 6 की पावर 4. नाउ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी will be equal to 4 की power 4 divided by 6 की power 4 and that will be equal to 4 by 6 की power 4 and that will be equal to 2 by 3 की power 4 and that will be equal to 8 by 81. Sorry, 2 की power 4 है ना, 16 by 81 is the answer. ठीक है, note it down. Write down next question. The letter of the word assassin, the letters of the word assassin are written down at random. ठीक है, are written down at random, are written down at random in a row, the probability
the probability that no 2s occur together, that no 2s occur together. Note it down. अब यहाँ पे देखें तो मैंने आपको बताया था अभी कि सारे वर्ड्स को डिफरेंट मान लें. A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, S1 हो जाएगा, S2 हो जाएगा, S3 हो जाएगा, S4 हो जाएगा, I और हो जाएगा और N हो जाएगा. A और A दो बार आ रहा था, इसको मैंने A1 A2 मान लिया. S1 S2 S3 S4 चार S आ रहे थे तो चारों को सेम ना मान के सबको अलग अलग मान लिया और ये I और N आ गया. तो यहाँ पे अगर बात करी जाए कि टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे तो कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 8 के बराबर. और अगर फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस की बात करें, 2s एक साथ नहीं आने चाहिए. तो 2s अगर एक साथ नहीं आने चाहिए इसका मतलब, ये हमने गैप मेथड में पढ़ा था कि 2s एक साथ नहीं आने चाहिए. तो जितने भी s हैं उन सबको बाहर हटा दो. अब बचे कितने, A1 A2 I और N. तो इनको परम्यूट करा दो. इनको परम्यूट कराने का तरीका 4 फैक्टोरियल, बिकॉज A1 और A2 आर डिफरेंट. मैं पहले ही बता चुका हूँ A1 A2 यहाँ पे डिफरेंट है. N2. अब अगर ये चार लोग बैठेंगे तो कितनी स्पेस क्रिएट होगी, ये चार लोगों के बैठने से 5 स्पेस क्रिएट होगी और अपन को उन 5 स्पेसेस पे S1 S2 S3 S4 को बिठाना है. तो उसको बिठाने के तरीके कितने होंगे, पहले 10 में से 4 प्लेसेस को सेलेक्ट किया, सॉरी टोटल मिला के 5 प्लेसेस हैं. 4 लोग बैठेंगे तो 5 गैप क्रिएट होंगे. तो पहले 5 में से 4 गैप को सेलेक्ट किया, कितने तरीके से, 5C4 तरीके से. और उन चारों को बिठाने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी हो जाएगी, 4 फैक्टोरियल. तो यहाँ पे सॉरी अरेंजमेंट परम्यूटेशन, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इंटू 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल 5C4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 के बराबर. 5 से 5 कट गया. 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 24. और ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 7 इंटू 8. ये कितनी बार कटेगा, 3 बार और ये 2 बार. तो इट विल बी 1/14. तो 1/14 विल बी द आंसर. खैर अब बात ये आती है कि अभी हमने बोला कि हमने सारे ऑब्जेक्ट को डिफरेंट लेके इस केस को सॉल्व किया कि A1 A2 को अपन ने अलग ले लिया, S1 S2 S3 S4 इनको भी अलग ले लिया, IN तो वैसे ही अलग है. तो अब क्या है, अब सेम मान के करते हैं, देखते क्या होता है, आंसर सेम आता है नहीं आता. तो अगर सेम मान के अगर हम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो सेम मान के करने से क्या होगा, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालने पड़ेंगे. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे, दैट विल बी 8 फैक्टोरियल. और हमें यहाँ पे फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा. किसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, जो रिपीट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट. तो A भी रिपीट कर रहा है 2 बार, A भी 2 बार रिपीट कर रहा है, S भी 4 बार. तो इट विल बी फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4. ये तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आ गए. फिर आते फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स. फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी 2s एक साथ नहीं आना चाहिए. तो सबसे पहले आपने 4 लोगों को बिठा दिया, I N और A. बिठाने का तरीका कितना होगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. क्यों, क्योंकि A, I और N ये 4 लोग 4 फैक्टोरियल तरीके से परम्यूट हो सकते हैं. पर A जो है वो 2 बार रिपीट कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल N2. अब ये चारों लोग बैठ गए तो ये चारों लोग कितने गैप क्रिएट करेंगे, 5 गैप क्रिएट करेंगे. उसमें से 4 गैप सेलेक्ट करने हैं जहां पे S को बिठाना है. तो 5C4. समझ में आ गई बात. तो गैप सेलेक्ट कर लिए और S को बिठाना है. अब चारों S एक जैसे हैं तो बिठाने का तो एक ही तरीका होगा. चारों एक S जो है वो सिमिलर है. तो चारों S अगर सिमिलर हैं तो बिठाने का तरीका कितना होगा, 1. कैसे, चारों S हैं, आप अरेंज भी करोगे तो 4 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय वो सेम 4 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल तो 1 ही आएगा. तो अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी लाइक 12 फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, 24/2 is 12. 5C4 is 5 divided by
8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और डिवाइड बाय क्या कर देते हैं 2। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल काट दिया, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ये बचा। तो ये क्या बचेगा 4 और 5 से 5 कैंसिल, ये 4 से 3 बार कैंसिल और 3 से ये 6 2 बार कैंसिल, तो 1/14। यहाँ से भी सेम आंसर आ रहा है। तो जैसे आपकी इच्छा हो वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात ध्यान रखना कि अगर आप सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट लेके कर रहे हैं तो अगर सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है तो उस हिसाब से उसको परम्यूट करना पड़ेगा, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट मान के करोगे तो सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली कंडीशन आएगी ही नहीं। यहाँ पे सबको डिफरेंट मान लिया तो परम्यूट करना ज्यादा आसान होगा। तो माय प्रेफरेंस विल बी यू विल टेक, आप इस तरह से लें कि सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट और डिफरेंट ऑब्जेक्ट मान के ही उसको परम्यूट कराएं, उससे सवाल आसान हो जाएगा। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया कि दोनों के आंसर्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। नोट इट डाउन।